बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता था, अब हुकूमत लगी लिपटी रखे बगैर तालिबान का हिस्सा करार दे रही है। ये इल्जाम हकीकी है या घबराहट की अलामत? कल वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती पर इजलास बुलाया। आज फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स आपस में मिल बैठे। तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की इत्तलात हैं। सियासत से किनारा कश बलोच अलहदगी पसंद तहरीक के रूह रवां खैर बख्श मरी अल्लाह को प्यारे हो गए। बेटों को उनकी तबई मौत पर शक है। कराची एयरपोर्ट हमले के बाद भारत पर शक किया गया और आज वजीर आजम नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को नेक ख्वाहिशात का खत लिख दिया। गहरी बात है। हुकूमत वक्त गर्म पानियों में है। तहरीक इंसाफ के जलसों की हमा हमी है। तालिबान के हमलों की फनाओ फुगा है। तारुल कादरी के इनकलाब की दमादमी है। ऐसी आहोफुगा खुश रंग हमा हमी और मस्त व बेखुद दमादमी में कोई सदमे और हैरत से क्यों ना मर जाए। कनाडा में बैठकर जनाब तारुल कादरी इनकलाब की नवीद सुनाते हैं और धरती पाकिस्तान की कांप उठती है। कलेजा हुकूमत का कट जाता है। तारुल कादरी एक बार 90 की दहाई में अदालत के हाथों बेरुखी का शिकार हुए, फिर पिछले बरस वो इनकलाब को इस्लामाबाद की सड़कों तक ले आए थे, मगर घाक सियासतदानों के हत्थे चढ़ गए। मगर इस बार वो पूरी तैयारी से आ रहे हैं। चंद रोज पहले लंदन में वो चौधरी बरादरान को अपने पहलू में बिठाकर हुकूमत के खिलाफ एक इत्तेहाद कायम करने का ऐलान कर चुके हैं और आज कनाडा से बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जनाब तारुल कादरी ने 23 जून को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत उतरने का ऐलान कर दिया है। जनाब तारुल कादरी के बकौल वो मौजूदा सियासी निजाम को पलटने आ रहे हैं। अब शहादत होगी या इनकलाब आएगा। मगर अजब मामला है, तारुल कादरी साहब को शौक शहादत भी है और मौत का खौफ भी। वैसे भी जिंदगी किसे प्यारी नहीं होती। इसी फितरी हकीकत के ऐन मुताबिक जनाब तारुल कादरी ने पाकिस्तान आने से कबल ही अवामी मुकदमा दर्ज करवा दिया है और कहा है कि अगर उन्हें उनके खानदान के किसी भी फर्द या उनके किसी तहरीकी साथी को कोई नुकसान पहुंचा या खुदकुश हमला किया गया तो इसके जिम्मेदार वजीर आजम नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, चौधरी निसार अली खान, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, आबिद शेर अली और राना सनाउल्लाह होंगे। उन्होंने अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नजर बराह रास्त फौज को कहा है कि वो 23 जून को उनकी आमद के मौके पर इस्लामाबाद के बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंट्रोल खुद संभाल ले। जबकि तारुल कादरी साहब ने हुकूमत को मुतनब्बे किया है, अगर उन्हें कुछ हो गया या उनके कारकुनों के साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई तो इसके नताइज की जिम्मेदार हुकूमत खुद होगी। नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार सबसे पहले मुहतरम नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ साहब के अलावा दूसरे शहबाज शरीफ साहब होंगे, तीसरे चौधरी निसार साहब होंगे, चौथे ख्वाजा आसिफ साहब होंगे, पांचवें ख्वाजा साद रफीक होंगे, छठे आबिद शेर अली होंगे, सातवें परवेज रशीद साहब होंगे और आठवें राना सनाउल्लाह साहब होंगे। पाक फौज के मुतलका इदारों से मुतालबा कर रहा हूं कि वो मेरी आमद के मौका पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले लें। तारुल कादरी के बयान करदा खदशात के पेश नजर MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने खबरदार किया है कि अगर तारुल कादरी को हाथ भी लगाया गया तो MQM के कारकुन उनके साथ खड़े होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने इस सारी सूरत हाल पर एक माहिराना गिरा लगाई है। उनका कहना है कि इमरान खान और तालिबान आपस में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। उनका कहना है कि इमरान खान जमहूरियत पर हमला करते हैं और तालिबान हमारे सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाते हैं, जबकि तारुल कादरी आइन पर हमला करते हैं। कलाम शायर बज़ुबान शायर। जो जमहूरी अदारा पाकिस्तान में मौजूद है, इमरान खान उसके खिलाफ बात करता है और उस पर हमला करता है। इसी तरीके से जो हमारे दफाई अदारे मौजूद हैं वहाँ पे तालिबान हमला करते हैं, दफाई अदारों के अफराद के खिलाफ तालिबान हमला करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं। इमरान और तालिबान स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और अब इनका एक गुरु भी आ रहा है, तारुल कादरी जो है वो भी आ रहा है, वो पाकिस्तान के आइन पर हमला करेगा। हम ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं इमरान खान, तालिबान और तारुल कादरी, इन तीनों का मुकाबला करेंगे। ये इल्जामात हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा है या फिर इन इल्जामात में कोई सदाकत भी है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, इमरान खान और तालिबान स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, वज़ीर इत्तलात ये कह रहे हैं, जवाब क्या है आपका? बड़े शर्म की बात है, मैं और मेरे सामने कोई सवालात नहीं है कि परवेज़ रशीद साहब को ये शर्म आनी चाहिए कि ऐसी बात कहें जिसके अंदर नेगोशिएशंस के अंदर हुकूमत ने और नेगोशिएशंस करने की ज़रूरत महसूस की और हमने सपोर्ट किया 9 सितंबर का APC का रेजोल्यूशन। अच्छा, और हमारा
इंटेंट और हमारा मैनिफेस्टो ये कहता है कि नेगोशिएट, डिफरेंशिएट एंड एलिमिनेट। और हम आज भी ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप्स बातचीत करने के लिए नहीं तैयार थे या जो ग्रुप्स हुकूमत के ऑफर के बावजूद हमले कर रहे हैं, उनके खिलाफ हुकूमत सर्जिकल और प्रिसाइज एक्शन ले। मगर ये कि ये घबराए हुए हैं, ये जो जमहूरियत के ढकोसले के अंदर ये बैठकर ये बात कह रहे हैं, जो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस के चक्कर में इलेक्ट होकर आई है, कि अगर हम इनको इनके वोटिंग प्रोसेस को और धांधली को चैलेंज करें तो हम जमहूरियत को चैलेंज करते हैं। कमाल है, यानी जब हम जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं और ये क्योंकि इनकी हुकूमत ने धांधली की है, क्योंकि इनकी हुकूमत खतरे में है, तो लिहाजा जमहूरियत को खतरा हो गया। यानी ये सारी डेमोक्रेसी की नफी कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के अंदर मैंने आज तक नहीं कहा था, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी नाकामी है, उसको नाकामी को छुपाने के लिए इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। शर्म नहीं आती इनको? ये कराची के अंदर जो हुआ, मैं तो यहाँ तक इजाज़त देता था इस बात की कि भाई जो सुसाइड वेस्ट पहन कर आए, जो हमला करने के लिए और मरने के लिए आए, मैं तो कल भी डिफेंड करता रहा इस बात को कि आखिरी लिंक के अंदर इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। मगर मैं कहता हूँ ये क्रिमिनल है कि 7 लोग 26 घंटे बाद मर जाएं वहाँ पर और हुकूमत उसके अंदर एक्शन ना ले। तो ये बजाय इसके कि अपने मामलात को सही करें, बजाय इसके कि ये इलेक्शंस के अंदर जो वादे किए हैं कि ये इन्होंने तो असेंबली में आकर कहा कि 20-20 नशिस्तें हम खोलते हैं, बजाय इसके कि वो उस तरफ जाएं, ये जमहूरी कुव्वतों के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं और घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। मुझे सख्त अफसोस हुआ परवेज रशीद साहब की इस बात के ऊपर। यानी मैं अगर ये कहूं कि नवाज शरीफ साहब ने जो तालिबान के साथ नेगोशिएशन किया था तो ही बिकेम अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये ज़ेब नहीं देता कि जमहूरी कुव्वतों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएं। क्या परवेज रशीद साहब को ठेका दिया गया है सिर्फ इस बात का कि पीटीआई के खिलाफ बात करें? मुझे तो यही लग रहा है, जब बातें खत्म हो गई, लॉजिकल डिफेंस खत्म हो गया, तो फिर ये घटिया इल्जामात लगा रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ, मैं परवेज रशीद साहब को ऐसा नहीं समझता था कि वो ऐसी बात करेंगे। लेकिन सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं, जिन्होंने हमला किया तालिबान का, कि हमारे सिक्योरिटी इदारों पर, इंस्टॉलेशंस पर हमला तालिबान कर रहे हैं, इमरान खान जमहूरियत पर हमला कर रहे हैं और तारुल कादरी जो है वो आइन पर हमला करने आ रहे हैं। तीनों जो हैं वो पार्टनर हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए हैं और उनको टास्क दिया गया, वो तो तीनों को पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये किसने टास्क दिया है? इस हुकूमत ने टास्क दिया? किसने टास्क दिया? जरा इनसे पूछें तो किसने टास्क दिया? इनको कहां से पता चला इस बात का कि ये जनाब हम जमहूरियत को मजबूत करने जा रहे हैं? बार बार मैं कह रहा हूं, अगर मुनसिफाना इंतखाबात पाकिस्तान में नहीं होंगे तो इसी किस्म की हुकूमत आएगी जो गरीबों की फिक्र नहीं करेगी, जो ऐसा घटिया बजट कौम के आगे पेश करेगी जिसके अंदर मजदूर का जिक्र नहीं है। मैं वो तफसीलात में आपके सामने नहीं जाना चाहता, मगर मुझे यकीन हो चला है कि ये बजट के एतबार से भी पाकिस्तान के अंदर गरीब तर हो जाएगा, अमीर तर हो जाएगा, इस वजह से कि जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं, जिस तरह से फ्रॉडुलेंटली इलेक्ट होकर आए हैं, वो उन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर हम उस इलेक्शन प्रोसेस को चैलेंज करेंगे तो ये कहेंगे कि जी जमहूरियत को आपने, जमहूरियत के खिलाफ हम जमहूरियत के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। जमहूरियत का मतलब यह है कि मुनसिफाना इंतखाबात, अगर मुनसिफाना इंतखाबात इन्होंने नहीं किए तो ये फ्रॉडुलेंट गवर्नमेंट है। जमहूरियत सही है, ये फ्रॉडुलेंट गवर्नमेंट है, इसको चैलेंज मैं करना चाहता हूं। और जितनी इनकी घबराहट है उससे मुझे मजीद यकीन होता चला जा रहा है कि ये दाल में काला नहीं है, काले में दाल है जो इलेक्शंस के। लेकिन चलें, अगर इस पर बात करें, मुझे बताएं आप हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत करे तो क्या करे? अरे तो फिर खोल दें, अगर खोल दें भाई साहब, बिल्कुल क्लियर है। मेरे ऊपर कोई चोरी का इल्जाम लगाएगा, मैं कहूंगा मेरी जेब देख लो, मेरी टोटल तलाशी ले लो, तो खोल दें। फिर ये कैसे झूठ बोलते हैं? असेंबली में आकर इन्होंने कहा कि 20 हम खोलते हैं, 20 आप खोलिए। फिर असेंबली में आकर कहा कि भाई 10-10 पर आ जाएं। फिर असेंबली में कहा कि 4 आप हमारी खुलवाना चाहते हैं और 4 हम आपकी चाहते हैं और हम दस्तखत कर लेकर गए। ये कैसी बात करते हैं कि जी असेंबली के अंदर ये झूठ बोलते रहे हमसे इस बात के ऊपर? फिर क्या इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर? खोलें फिर, अगर इनको यकीन है कि धांधली नहीं हुई है तो हम तो सिर्फ 4 नशिस्तों की बात करते हैं। खोलें। इनको खतरा यह है कि उन 4 में से जो ढकोसला निकलेगा और जो उन 4 के अंदर से जो धांधली निकलेगी वो सारे सिस्टम को खराब कर देगी। हमें तो यकीन इनकी बातों से होने लगा है कि सारे सिस्टम के अंदर ये गड़बड़ की है, वरना हम तो 4 पर फिक्स थे। हम तो असेंबली के अंदर खान साहब ने कहा जी हम इलेक्शंस के हम ये जो चेंज है जमहूरियत की, इसको कबूल करते हैं, धांधली को हम कबूल नहीं करेंगे और कभी भी नहीं करेंगे, चाहे 1000 के जमहूरियत को खतरा है। परवेज रशीद साहब ने एक और बड़ी अजीब बात की, उन्होंने कहा इमरान खान इधर इंटरव्यू देते हैं और उसके 1-2 दिन बाद ही तालिबान हमला कर देते हैं, ये महज इत्तेफाक है? क्या है ये सब?
मैं बड़े अफसोस के साथ मैं इस घटिया इल्ज़ाम का जवाब भी नहीं देना चाहता कि ये कहते हैं कि जी हमारी मर्ज़ी से तालिबान हमला करते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अफसोस के साथ इस्तेमाल किए हैं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए ऐसे इल्ज़ामात लगाते हुए। मैंने आपसे कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब पर यह इल्ज़ाम लगाऊं क्योंकि तालिबान के साथ ये नेगोशिएशन कर रहे थे कि ही इज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर तालिबान। गलत है, ना उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, ना मैं इल्ज़ाम लगाऊंगा डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है। और मैं इस लेवल की गुफ्तगू करना नहीं चाहता। वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनको मेरा ख्याल है कि इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन जिस तरह से वो फैला रहे हैं तो बड़े अफसोस की बात है। मेरे ख्याल से इनको ठेका दिया गया है कि पीटीआई के मूवमेंट को काउंटर करने के लिए इनकी तजलील करने की कोशिश करो, मगर पाकिस्तान के अंदर हमारी बात गहरी होती चली जा रही है। जितना ये धांधली को छुपाएंगे उतना ही हमारी बात का और हमारी वजन, आपने देखा सियालकोट, फैसलाबाद, हर जगह के लोग और अवाम इस बात को अब समझ गए हैं कि ये हुकूमत क्या छुपा रही है। तो इल्जामात से बातें नहीं छुपी। लेकिन धांधली के मामले पर इंतखाबी इस्लाहात के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने खत तो लिख दिया है पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए, अब क्या काफी नहीं है सब? भाई साहब, ये पार्लिमानी कमेटी के हवाले से मैं आपसे बात करूं, मैंने 4 महीने पहले ये मशवरा दिया था जाहिद हामिद साहब को। 4 महीने पहले मैंने कहा था कि पार्लिमानी कमेटी बनाओ ताकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो। कोई नियत नहीं थी। जब हमने मूवमेंट चलाया तो ये डिफ्यूज करने की नियत करना चाहते हैं। क्यों भाई? पार्लिमानी कमेटी हम कह रहे हैं कि करो, हम ये कहते हैं कि धांधली को देख लो, यकीनन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए। ये वही जमात है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और डिजिटल आइडेंटिफिकेशन को अपनी स्टैंडिंग कमेटी में रिजेक्ट कर चुकी है। हमने काम केपी के अंदर करना चाहते हैं, मगर जो लोग धांधली के आदी हैं, धांधली करना चाहते हैं, वो इसको अपोज करते रहे। अब ये मामला अंडर प्रेशर इसको इस तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब मामला प्रोपोजल आएगा, जब देखा जाएगा। आरिफ अलवी साहब, आपने कहा कि हम तो कहते हैं कि मुज़ाकरात करने वाले मुज़ाकरात करो, जो दहशतगर्द हैं, जो नहीं मानते उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन जब फ़ज़ाई हमले होते हैं तो इमरान खान साहब फिर वाज़ेह तौर पर बयान भी देते हैं कि ये फ़ज़ाई हमले नहीं होने चाहिए, शुमाली वज़ीरिस्तान को अलग करने की साजिश हो रही है। वो खुद राहिल शरीफ साहब से अपील करते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएँ। तो फिर इससे ये मतलब लिया जाता है कि जैसे हमदर्दी का इज़हार कर रहे हैं तालिबान से जब इस तरह की स्ट्राइक्स होती हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स। अच्छा ये बताइए, ये कहा जाए कि औरतें और बच्चे हैं, इसके बावजूद हमले करो, क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहिए जो इमरान खान ने कहा, इसका एहतियात करनी चाहिए। जो सिविलियन आबादी है उसकी एहतियात करनी चाहिए। लिहाजा हमारा कहना यह था कि देखो नेगोशिएशंस करो, और मैं कहता हूं कि उससे हुकूमत की कामयाबी भी नजर आई है। देखो आइन के ऊपर फैसला हुआ, जहां तक भी नेगोशिएशन गई, ये माहौल नेगोशिएशंस का नहीं है इस वक्त। लिहाजा मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि नेगोशिएशन से जो कामयाबी हुई कि आइन पर बात हुई, तालिबान के दरमियान फूट पड़ी, तालिबान के कुछ अनासर आपसे आज भी बात करने को तैयार हैं बगैर हमला करने के। तालिबान के अंदर वो भी अनासर हैं जो इनसे अलग हो गए, तालिबान के अंदर वो अनासर हैं जिन्होंने पीस नेगोशिएशन को रिजेक्ट किया। जहां जहां रिजेक्शन हुई है, आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है सर्जिकल स्ट्राइक्स की, मगर सर्जिकल स्ट्राइक्स के अंदर इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि कोई मासूम पाकिस्तानी औरत बच्चा नहीं मरे। आपको मालूम है ड्रोन्स के खिलाफ जो मुनाफरत थी, हम चाहते हैं कि फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ वो मुनाफरत ना हो। तो अगर अच्छा, और मैं अगर ये बात कहूंगा कि एहतियात करो, तो फौज भी यही कहेगी कि हमें एहतियात करनी चाहिए। तो ये बात इमरान खान ने कही, ये इनको जहर क्यों लग रही है कि मासूम अगर पाकिस्तान में बचाने के लिए इमरान खान बयान दे रहा है तो इनको जहर क्यों लग रहा है? ये बात, ये किस लॉबी को एड्रेस कर रहे हैं? ये अमेरिकन लॉबी को एड्रेस कर रहे हैं क्या? आजकल हर मामले पर आप हुकूमत के खिलाफ नजर आ रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं हुकूमत को, ऐसा क्यों है? चाहे धांधली का मामला हो, आप जल्द से जुलूस कर रहे हैं, बजट पे भी आप उनके खिलाफ जा रहे हैं, हत्ता कि अब लोड शेडिंग का मामला है उस पर भी आज हम देख रहे हैं कि जो पंजाब के अरकान हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हाथ में पंखे पकड़े हुए थे शहबाज शरीफ साहब की तरह और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ से कहा जाता है कि खैबर पख्तूनख्वा में आप लोड शेडिंग कंट्रोल करें, वहां तवानाई के मंसूबे लगाएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस सूबे में गैस पैदा होती है वो सूबा उस गैस को इस्तेमाल कर सकता है और अपना सरप्लस बेच सकता है, बाहर बेच सकता है। खैबर पख्तूनख्वा पिछले 6 महीने से कह रही है कि जो हम गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं उस गैस से हम बिजली बनाएं। यकीनन इस जो मौजूदा हुकूमत बिजली बना रही है उससे 50% कम होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा के पास वसाइल हैं बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, अगर वो गैस खैबर पख्तूनख्वा को जो उसका आईनी हक है वो मिल जाए, मगर ये हुकूमत उसको रोके हुए है। फिर आप सवाल करें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्यों नहीं बिजली पैदा हो रही? हुकूमत पैदा, हमारे वसाइल हैं केपीके वैसे ही है जैसे मेरा सिंध है, मेरा पंजाब है, मेरा बलूचिस्तान है, कि केपीके के वसाइल हैं। अगर गैस दें तो वो बिजली 50% कम पर बेचेंगे और हुकूमत को 50% कम पर बेचेंगे, जितनी आज इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट है।
यानी तहरीक इंसाफ टफ टाइम मजीद दे कि अब हुकूमत को बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, तहरीक के रहनुमा। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ, अब ताहिरुल कादरी साहब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान आ रहे हैं। 23 जून को उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और पाकिस्तान में इनकलाब ला कर रहेंगे, या जीत या शहादत। उन्होंने नारा भी लगा दिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कहा गया है अगर ताहिरुल कादरी को कुछ हुआ तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भरपूर साथ देगी ताहिरुल कादरी का। MQM जो बड़ी जमात है कराची की, उसका क्या स्टांस है, ये बहुत अहम होगा आने वाले दिनों में। इसी हवाले से हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी से। हैदर अब्बास रिजवी साहब, ये फरमाइए, क्या इस दफ़ा जब वो आएंगे अगर कोई एहतजाज होता है, जलसा होता है, क्या बाकायदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनका साथ देगी या सिर्फ हिमायत रखेगी? देखिए, जो एजेंडा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने पेश किया और वो हमने मीडिया के जरिए सुना, उसके बाद कार्यकारी जनाब अल्ताफ हुसैन की गुफ्तगू भी हुई चौधरी शुजात हुसैन साहब से। तो इस हवाले से बाकायदा जो एक अपने 10 नुकात को पेश करना है वो अभी तक हमें नहीं किए गए, और जो ऑफिशियल राब्ता होता है वो नहीं हुआ। मगर ये बात भी हमने पहले दिन से ही कही है कि जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की डिमांड हैं, यानी एक शिरकती और शमूलियती जमहूरियत, गरीब और मिडिल क्लास लोगों की जमहूरियत, और एक ऐसी जमहूरियत जिसको अवाम तक और अवाम को जिस जमहूरियत तक रसाई हासिल हो, इसके लिए तो हम पहले दिन से, अब तो आज 36वां बरस हो गया, 36 बरस से जद्दोजहद कर रहे हैं, और कम से कम लाइक माइंडेडनेस जरूर है। सही, लेकिन क्या बाकायदा तौर पर अगर वो धरना देते हैं, जलसे करते हैं, वहां जाकर उनके साथ मिलकर आप आवाज उठाएंगे? इस बारे में सोच रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या सोचा जाएगा? उसामा, मेरे ख्याल से ये अभी एक ऐसा मसला है जिस पर बाकायदा राब्ता कमेटी ने सोच विचार शुरू नहीं किया है कि किस हद तक जाएंगे और किस हद तक नहीं जाएंगे। मगर जो भी एजेंडा है, बहरहाल वो तो MQM का ही एजेंडा है, और MQM 36 साल से कोशिश करी है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम भी ऐसा ही चाहते हैं। सही, यानी इनकलाब जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का भी नारा है। इनकलाब जो है सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं बल्कि इनकलाब लाना चाहते हैं ताहिरुल कादरी साहब। इस तरह MQM भी चाहती है कि मुल्क में इनकलाब आए। जाहिर है कि हमारा तो मानना ये है, और जो हमने हमेशा खुलकर कहा है, कि पाकिस्तान का जो 73 का आइन है उसमें अभी बड़ी गुंजाइश मौजूद है कि उसको मजीद बेहतर बनाया जा सके, और पाकिस्तान का जो इंतजामी ढांचा है और जो आइन है उसको सामने रखकर उसमें बहुत अवामी नौयत की तब्दीलियों की जरूरत है। 73 का आइन तो ऐसा लगता है कि एक एलिटिस्ट डॉक्यूमेंट है, और वो एलिट्स के लिए बना है, गरीबों की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें, और जितना फंक्शनली वो है उसको मजीद हमें बेहतर बनाने की जरूरत है, वरना चीजें आगे नहीं चल पाएंगी। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर अब्बास रिजवी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रहनुमा। वो कह रहे हैं फिक्री तौर पर जो में एजेंडा नजर आ रहा है ताहिरुल कादरी साहब का, वो तो वही एजेंडा है जो MQM का है, लेकिन अमली तौर पर अगर वो यहाँ आके कोई एहतजाज करते हैं, धरना देते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, उनमें शिरकत की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ। देखते हैं कि आने वाले दिनों में MQM कितना साथ देती है ताहिरुल कादरी साहब का। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। कल वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती पर इजलास बुलाया। आज फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स आपस में मिल बैठे। तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की इत्तलात हैं। खबर यह है तालिबान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। हुकूमत ने तालिबान को इन्हीं की जुबान में जवाब देने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ ड्रोन हमले भी फिर शुरू हैं, यानी यक न शुद्ध दो शुद्ध। आज कई महीनों बाद मीरान शाह में फिर ड्रोन हमला हुआ। ये 2014 का पहला ड्रोन हमला है। जासूस तैयारे ने तहसील गुलाम खान में घर पर मिसाइल दागे, जिसमें 6 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। दूसरी तरफ पाक फौज भी तालिबान को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आज आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ फॉर्मेशन कमांडर्स के साथ सर जोड़कर बैठे रहे। इस अहम इजलास में तमाम कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का एलामिया तो रिवायती ही रहा, लेकिन जराए का कहना है कि शिशमाही फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ को ऑपरेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग्स दी गई।
इजलास में फैसला किया गया, तालिबान के खिलाफ फजाई हमलों में न सिर्फ तेजी लाई जाएगी बल्कि इसका दायरा भी वसी किया जाएगा। पूरे मुल्क में दहशतगर्दों का पीछा किया जाएगा और उनकी हरकतों पर पूरे पाकिस्तान में नजर रखी जाएगी। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई को मौसर बनाने के लिए खुफिया इदारों और तमाम सिक्योरिटी इदारों में बाहमी राबतों को भी बढ़ाया जाएगा। कल वादी तीरा में जेट तैयारों की बमबारी में जो मकासद हासिल किए गए हैं उनका भी जायजा लिया गया। मौजूदा एयर स्ट्राइक्स में कौन कौन टारगेट था, इस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ज़राए का कहना है कि आर्मी चीफ पुरअज़्म थे कि दहशतगर्दी की जंग में पाक फौज के शहीदों की कुर्बानियों को हरगिज रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। तालिबान के खिलाफ पेश की कार्रवाई करने के फैसले के बाद हुकूमती वुज़रा के बयानात में सख्ती आ गई है। अंदाजा धीमे लहजे में बात करने वाले वफाकी वज़ीर परवेज रशीद के बयानात से लगाया जा सकता है, जो आज मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि जो मुज़ाकरात करना चाहते हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे और जो बंदूक उठाएगा उसे बंदूक से ही जवाब दिया जाएगा। परवेज रशीद का कहना था कि बंदूक रखकर बातचीत करने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन अब हुकूमत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी बल्कि उसके खात्मे के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल करेगी। जमीन और फजा में जहां से हमला हुआ वहीं से जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ खतरे की बू सूंघते हुए वज़ीरिस्तान से कबालियों की नकल मकानी भी तेजी से जारी है, मगर सवाल तालिबान के हमदर्दों का है, उन्हें यह फैसला किस तरह हजम होगा, आने वाले दिनों में क्या मंजरनामा होगा, ये पूछेंगे सारे मामले पर गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफी दानिश्वर तजिया निगार रहीमुल्लाह यूसुफजई से। रहीमुल्लाह साहब, ड्रोन हमले फिर से लगता है शुरू हो गए हैं, यानी अब एक तरफ फजाई हमले पाकिस्तान आर्मी भी करेगी और ड्रोन भी जारी रहेंगे, दोनों तरफ से हमले होंगे। देखें, ये हालात जो रुख पे जा रहे हैं, मेरे ख्याल में ये तकरीबन नज़र आ रहा था कि ड्रोन हमले भी शुरू हो जाएंगे। या तो अमरीकियों को एक मौका मिल गया, उन्होंने इससे फ़ायदा उठाया, ड्रोन हमला कर दिया। मुमकिन है कि पाकिस्तान की हुकूमत से भी इनकी बात हुई हो। लेकिन आखिरी ड्रोन हमला 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन हुआ था और अभी 6 महीने तकरीबन पूरे हो जाएंगे। तो ये इतने अरसे तक ड्रोन हमले रुके रहे और मेरे ख्याल में बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान की हुकूमत ने सख्त इसके ऊपर स्टैंड लिया और ये भी कहा कि हम अमन मुज़ाकरात कर रहे हैं, अमरीकी इसको नाकाम न बनाएं। तो अब चूँकि अमरीकियों को भी लग रहा है कि अमन मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और पाकिस्तान की फ़ौज भी शायद कार्रवाई करे, इसलिए उन्होंने ड्रोन हमले फिर से शुरू कर दिए। लेकिन मेरे ख्याल में चाहिए ये कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत कार्रवाई करती है तो अमेरिका को चाहिए कि वो अपना हाथ रोक ले, वरना फिर इससे तासर उभरेगा कि ये अमेरिका के कहने के ऊपर हमला हुआ है, जंग हो रही है। ये तासर दूर करना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से न करे बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत से मशवरा करे। लेकिन इसका मतलब है एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो नहीं रुकेंगी। अगर ड्रोन जारी रहता है तो पाक फौज भी अपने हमले जारी रखेगी, बल्कि आज जो इजलास हुआ बड़ा अहम, उसमें फैसला किया गया है इनमें तेजी लाई जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि दायराकार वसी हो सकता है, मुख्तलिफ इलाकों में हमले हो सकते हैं, ये फ़ज़ाई हमले। देखें, ये तो तकरीबन पिछले साल के आखिर से जब ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की हुकूमत ने हुक्म दिया और फ़ौज ने उसको शुरू किया, तो ये 2 ही जगहों पे हो रहे हैं, ख़ास तौर पे शुमाली वज़ीरिस्तान और यही खैबर एजेंसी की तीरा की वादी। यहीं पर ये लोग इकट्ठे हैं, यहीं पर कुछ अहदाफ हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है और हो सकता है। बाकी अब देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इन लोगों की मौजूदगी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग या गैर मुल्की, वो कहाँ पे हैं, क्या ऐसे अहदाफ हैं। मेरे ख्याल में देखें, इनमें से अक्सर लोग तो अफ़गानिस्तान में हैं, तो पाकिस्तान की फ़ौज तो अफ़गानिस्तान में जाकर हमले नहीं कर सकती। फजलुल्लाह, उमर खालिद खुरासानी, मौलवी अबू बकर, ये तो अफ़गानिस्तान में है, तो वहाँ पर तो हमले मुमकिन नहीं है, पाकिस्तानी के अंदर होंगे। पाकिस्तान शुमाली वज़ीरिस्तान है, जनूबी वज़ीरिस्तान है और एक खैबर एजेंसी है। बाकी औरंगज़ई में, कुर्रम में थोड़े बहुत अहदाफ हैं, तो मुमकिन है वहाँ पर भी इस तरह के हमले हों। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, तज्ज़ियाकार हमसे बात कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि फ़ज़ाई हमलों में बिल्कुल तेज़ी आ सकती है और जहाँ जहाँ ठिकाने हैं दहशतगर्दों के, उनको निशाना बनाया जा सकता है। देखते आने वाले दिनों में मज़ीद इस बारे में क्या होता है। भारत लग गया रहा है, अब हुकूमत की फ़ौज भी तेज़ी लाएगी ऑपरेशन में। न्यूज़ मिलेंगे ब्रेक के बाद। सियासत से किनारा कश बलोच अलहदगी पसंद तहरीक के रूह रवां खैर बख्श मरी अल्लाह को प्यारे हो गए, बेटों को उनकी तबई मौत पर शक है।
बलोच रहनुमा खैर बख्श मरी 88 साल की उम्र पाकर गुज़श्ता शब इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे और इससे भी पहले वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर गए थे। BBC के मुताबिक पाकिस्तान के क़याम पर इसके साथ रियासत कल्लात के मुतनाज़ा इलाक़े के बाद जिन 4 शख्सियतों ने बलोच सियासत को नज़रियाती और मज़ामती समतें दी हैं, उनमें गौस बख्श बसिंजो, नवाब अकबर खान बुगटी, अताउल्लाह मेंगल और नवाब खैर बख्श मरी शामिल हैं। अपनी शख्सियत, नज़रियात और हिकमत अमली के लिहाज से नवाब खैर बख्श मरी बहुत मुख्तलिफ थे। वो एक मुहिमजू थे। नेशनल अवामी पार्टी से मुंसलिक रहने के बावजूद उन्होंने पार्टी की सियासत नहीं की। वो ऐसी पार्टी से वाबस्ता तो थे जो पाकिस्तान में जमहूरी सियासत पर यकीन रखती थी, मगर अमलन वो आज़ाद बलूचिस्तान की जद्दोजहद का हिस्सा थे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बनी तो नेशनल अवामी पार्टी को सूबा खैबर पख्तूनख्वा और उस वक्त के यानी सूबा सरहद और बलूचिस्तान में गवर्नर के ओहदे देने का मुआहिदा हुआ। गौस बख्श बसिंजो ने खैर बख्श मरी को गवर्नरी की पेशकश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। वजह यही थी कि वो शुरू ही से पाकिस्तानी रियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगाई और जिन कायदीन को गिरफ्तार करके हैदराबाद जेल में डाला उनमें नवाब खैर बख्श मरी भी शामिल थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो को अपने आखिरी खत में लिखा था कि अगर कभी नवाब खैर बख्श मरी से मुलाकात हो तो मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। उनसे कहना कि मैं मजबूर था। 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी के बाद पाकिस्तान लौटी तो नवाब खैर बख्श मरी के बेटे बलाच मरी की फातिहा पढ़ने उनके यहाँ गई। BBC के मुताबिक इस मौके पर जनरल मुशर्रफ की आमरीत की तरफ इशारा करते हुए बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि मरी साहब ऐसा जुल्म आमरीतों में होता है। नवाब खैर बख्श मरी ने तंजिया जवाब दिया कि हाँ, आपके वालिद के दौर में भी यही हुआ था। वो पाकिस्तान के इतने मुखालिफ थे कि जब बेनज़ीर भुट्टो ने फ़ोन पर राब्ता करके मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने जवाब दिया और कहा कि अगर तुम पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म के तौर पर आना चाह रही हो तो मत आना, और अगर सिंध की बेटी बनकर आना चाह रही हो तो खुशामदीद। खैर बख्श मरी को भी जाना था सो चले गए, मगर बदइत्तेमादी का यह आलम है कि उनके बेटे हैर बयार मरी अपने वालिद की 88 साल की उम्र में आने वाली मौत को भी तबई तस्लीम करने को तैयार नहीं। खैर बख्श मरी की सियासत और उनकी ज़िंदगी पर बात करेंगे पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी, दानिश्वर और तज्ज़िया निगार जिन्होंने पाकिस्तान की निस्फ से ज़्यादा तारीख अपनी आंखों से रकम होते देखी है। मेरी मुराद जनाब मुजीबुर रहमान शामी से। आइए उनसे बात करते हैं। शामी साहब, आपका तज्ज़िया क्या है खैर बख्श मरी की शख्सियत पर? देखिए, नवाब खैर बख्श मरी बलूचिस्तान की एक बहुत कदावर और बड़ी बावकार शख्सियत थे। उन्होंने सियासी अमल में भी हिस्सा लिया, पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा, सियासी जमात में शामिल हुए, नैब का हिस्सा थे और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, तवील अरसा जेल काटी। 1973 का दस्तूर जब मंजूर हुआ है तो वो कौमी असम्बली के रुकन थे और सूबाई खुद मुख्तारी के मसले पर उनका इख्तलाफ था अपनी जमात से। वो चाह रहे थे कि जो सूबाई खुद मुख्तारी की हदूद है उनमें बहुत वुसअत होनी चाहिए, लेकिन वो पाकिस्तान के वफाक के अंदर काम करने पर यकीन रखते थे और इसका उन्होंने बरमला इजहार भी किया। उसके बाद भी एक तवील अरसा गुजरा है, वो पाकिस्तान से गए भी, फिर यहाँ आए भी, उन पर मुकदमे भी कायम हुए। उनके बच्चे जो हैं वो मुसल्लह जिद्दोजहद में भी शरीक हुए, लेकिन उनके बड़े बेटे जो हैं जंगेज़ मरी, वो इस वक्त बलूचिस्तान हुकूमत में वज़ीर हैं और मुस्लिम लीग नून के वहाँ रहनुमा हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि नवाब खैर बख्श मरी जो हैं उन्होंने अपनी तमाम तर कोशिश और हिकमत जो थी वो मुसल्लह जिद्दोजहद से वाबस्ता करनी थी। वो बलूचिस्तान की खुद मुख्तारी का एक ख़ास तसव्वुर रखते थे और उसका इजहार भी करते थे और उस पर कायम भी थे, लेकिन पाकिस्तान की रियासत को उन्होंने चैलेंज नहीं किया और पाकिस्तान ही के अंदर उनका क़याम रहा। अब वो आखिरी सांस भी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही ली है, यहीं कराची में अपने अल्लाह को प्यारे हुए हैं। लेकिन BBC में तो कहा जा रहा है मुसल्लह जिद्दोजहद की, अगर वो सियासत में थे तो वो इस तरफ क्यों आए फिर? देखिए, वो बजाते खुद अगर मुसल्लह जिद्दोजहद में शरीक होते तो पाकिस्तान के अंदर उनका क़याम ना होता। और उनके बेटे जो हैं उनमें से बाज़ इस जिद्दोजहद में शरीक हुए हैं, उन्होंने हथियार उठाए हैं या हथियार उठाने वालों की हौसला अफजाई की है, लेकिन अमली तौर पर उन्होंने अपना डिस्टेंस नवाब साहब मरहूम ने
उनसे बरकरार रखा है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो बड़ी नशेब व फराज से गुजरी है। तो नवाब खैर बख्श मरी जब भुट्टो साहब से तनाज़ा हुआ और नैब की हुकूमत ख़त्म की गई, उसके बाद उन पर मुकदमा कायम हुआ गद्दारी का, हैदराबाद ट्रिब्यूनल का मुकदमा जिसे कहते हैं, और जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार में आकर उनसे मुकदमा ख़त्म किया और दूसरे बलोच और पश्तून रहनुमाओं के साथ उनकी रिहाई भी अमल में आई। तो जब सियासी अमल के रास्ते तंग हो गए तो उस वक्त कोई दूसरी जिद्दोजहद करने पर कोई शख्स अगर मजबूर हो जाए या उस तरह सोचे तो फिर उसके बारे में तो आपको मोहतात रवैया ही इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी ज़रा मद्देनज़र रखें कि जब पाकिस्तान से वो गए, अफ़गानिस्तान में क़याम रहा, लेकिन जब वहाँ नजीबुल्लाह की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको वापसी की दावत दी और यहाँ से एक बलोच अमायदीन का एक तरह से जिरगा वहाँ गया और ख़ुसूसी एहतमाम में उनको पाकिस्तान लाया गया। तो हम उनको उनके अपने नज़रियात थे, एक शिद्दत भी थी उनके अंदर, लेकिन वो कोई ऐसे आदमी नहीं थे जो मरने और मारने पर यकीन रखते हों। वो रास्ता निकालना चाहते थे और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर उनकी बात सुनी नहीं गई। कई ऐसे मौके भी आए हैं। अब जबकि वो दुनिया से रुखसत हुए हैं तो हमें उनकी जो जिद्दोजहद है, उनकी जो शख्सियत है, उसको याद करना चाहिए। उनमें एक बड़ा वक़ार पाया जाता था, बड़ी मतानत थी, बड़ी तमकनत थी। वो एक पूरी बलोच रवायात के साथ एक सरदार थे और नवाब थे। जी। उनने कभी कोई ओछी हरकत नहीं की, ओछे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। वो बहुत ज़्यादा बोलने पर और लफ्ज़ों के तोते मैना बनाने पर यकीन नहीं रखते थे। उनकी मसूफियात भी जो थी बहुत महदूद थी, लोगों से कम मिलते थे, कम बोलते थे और अपनी दुनिया उन्होंने अपने अंदर ही आबाद कर रखी थी। खिलवत पसंद थे बड़ी हद तक वो। तो अब अल्लाह के पास चले गए तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी कोताहियों से दरगुजर फरमाए। आमीन। यानी वो इस तरह की मुसल्लह जद्दोजहद या अस्करी पसंदी के कायल नहीं थे जिस तरह की आज हम बलूचिस्तान में देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब रहमान शामी साहब आपका। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने भारतीय हममनसब नरेंद्र मोदी के नाम खत लिखा है जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान मुतनाज़ा अमूर को मिलकर हल करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। मीडिया को भिजवाए गए खत की नकल के मुताबिक नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों में गुर्बत में जिंदगी बसर करने वाले करोड़ों अफराद हम दोनों की फौरी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि दोनों मुल्कों के गरीब अफराद का मुस्तकबिल हमारी मुश्तरका मुआशी मंजिल से वाबस्ता है और मेरा यकीन है कि हमारी मुश्तरका कोशिशों से दोनों मुल्कों में खुशहाली और बेहतरी आ सकती है। भारत से बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनते ही कर दिया था, ये जानते हुए भी कि उनकी भारत से दोस्ती की ख्वाहिश पाकिस्तान के ज़बरदस्तों को एक आंख नहीं भाती। अब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को यह खत ऐसे वक्त में लिखा है जब दाएं बाजू की जमातें पहले ही उन्हें भारत के दौरे पर तनकीद का निशाना बना रही हैं, बल्कि जमात-ए-इस्लामी ने तो तनकीदी बयान भी जारी कर दिया है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि कल कराची एयरपोर्ट हमले के बाद भारत पर शक किया गया और आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का नरेंद्र मोदी को खत लिखने का क्या मतलब है। गहरी बात है, समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे जमात-ए-इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा साहब से। फरीद पराचा साहब, तहफ़्फ़ुज़ात खदशात क्यों है इस अमन की कोशिश पर जमात-ए-इस्लामी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामलात तो बड़े वादे हैं कि भारत ने हमारे खिलाफ जो दुश्मनी के पहलू हैं उनको जरा बराबर भी तरक नहीं किया। अभी जब ये गए हैं वहाँ पर बड़ी खैर सगाली के जज्बात लेकर, तहाइफ लेकर और वहाँ पे जाकर हर तरह से उनको माशी तरक्की के ख्वाब दिखाने के लिए तो उन्होंने जवाब के अंदर एक चार्जशीट इनको पकड़ा दी और उनकी अमूर वजीर खारजा ने उसको पूरे तौर पर बयान किया और उस पर जोर दिया कि उन्होंने ये बात कही है। इन्होंने जो 4 लफ्ज़ी बयान वहाँ पे दिया है उसके अंदर कोई तस्करा नहीं है कि इन्होंने कश्मीर की बात की है या कश्मीर का हमारा प्रॉब्लम है या दरियाई पानियों का है, क्या चीन का, सरकरीब का और सबसे बढ़कर भारत की तरफ से होने वाली दहशतगर्दी का। अब जो कराची एयरपोर्ट के वाक़यात हैं उनके अंदर भारतीय असला पकड़ा गया है, मीडिया ने दिखाया है। अब ये कि सब के बावजूद अगर हमारी तरफ से यही बात है कि जी हमें कोई ये समझ नहीं आती कि हमारी मईशत का ताल्लुक कश्मीर की आज़ादी के साथ है,
आप वहां के इंसानों को भूल जाएं और अपने मईशत की तरक्की के लिए जब आप बात कर रहे हैं, तो जो कायदे आज़म ने कहा था कि ये हमारी शाहरग है, तो दरिया तो आपके वहां से आ रहे हैं, मईशत का आपका दारो मदार और इन्हसार वहां से है। अब इस सब के बाद अगर आपने अपने दुश्मन की मईशत मजबूत करनी है और अपने आप को एक कंज्यूमर मार्केट बना देना है, और उसके साथ साथ आपने जो है न पानियों का मसला हल करना है, न कश्मीर का, न कोई दूसरा, न भारत। लेकिन प्राचा साहब, इसमें तो यही खात्मे तो ये कहा जा रहा है कि मुतनाज़ा मुंह पर बात करनी है हमने, अगर गुर्बत का खात्मा करना है। शायद ये उनको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मोदी का नारा ये है कि मुआशी तरक्की लानी है तो उसके लिए पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात कायम करने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है? ईंट का जवाब पत्थर से अगर देंगे तो 66 साल से तो बेहतरी नहीं आ सकती। उसामा, बात यह है कि ये क्यों नहीं, कौन नहीं चाहेगा कि ये ठीक हो। 83 करोड़ अफराद भारत के अंदर निसफ डॉलर से कम में वो जो है वो कमाते हैं। 1.5 अरब की तादाद है तकरीबन दोनों मुल्कों की जो है। अब ये कि ये सारी की सारी चीजों का इन्हसार तो इस बात पे है कि भारत मसाइल को हल करने के लिए तैयार हो, आप जो है वो उससे मुतनाज़े तस्लीम नहीं करवाते। वो अटूट अंग कह रहा है, दरियाई पानियों के बारे में जो एक जरा बराबर भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो सिर्फ आलू और टमाटरों का अगर हमने सौदा करना है और चीनी भेजने का और सीमेंट भेजने का, तो इसमें हमारा क्या फायदा है? इतने बड़े बड़े हमारे जैसे मसाइल को बुला के अगर हमने ये बात करनी है। बहुत शुक्रिया। यानी हमारी जो अमन की कोशिश दुरुस्त है, लेकिन भारत की तरफ से उसके जो अज़ाइम हैं वो कुछ मुख्तलिफ नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद पराचा साहब। तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं, ख्वाहिश अमन की पाकिस्तान की है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है, लेकिन देखते हैं अब इस खत का जवाब क्या आता है भारत की जानिब से। न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।